दिनांक 4 जून। आज पेपर आने में लेट हो गया क्योंकि इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा था। तो आज इसको देखिए कि कुछ नया किया है, शायद ये और बेहतर आप लोग को लगेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हमको डिस्कस करने हैं। हमको डिस्कस करना है, ये तलाशना होगा परीक्षा का विकल्प और बिना परीक्षा आसान नहीं मूल्यांकन कार्य। ये हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जब 12वीं की परीक्षा सस्पेंड की गई तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो परीक्षा प्रणाली है भारत में, क्या वो सही है, क्या उससे बेहतर परीक्षा प्रणाली हो सकती है। तो वो परीक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दे हैं कि भारत में बच्चे शिक्षित तो हैं, उसके डिग्री धारक तो हैं, उसके बाद भी नौकरी नौकरी के योग्य नहीं है। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं, यहाँ पर हम लोग डिटेल पर इस पर चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल पर चर्चा करेंगे महामारी के दौर में शराब। क्या हुआ कि जैसे ही कोरोना के बाद राज्य सरकार की इनकम क्या हो गई, कम होती गई, तो राज्य सरकार के पास एक टूल्स था सबसे बड़ा कि शराब को बेच करके उस पर जो राजस्व कमाया जाए, और पेट्रोल वाला। तो ये महामारी के दौरान शराब, ये देखा गया कि कई सारे राज्य सरकारों ने अपने यहाँ शराब के लिए पॉजिटिव नीति रखी, और कई सारे ऐसे राज्य भी भारत में हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। और संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 47 जो है वो राज्य को गाइड करता है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग शराबबंदी पर देखेंगे। यह महिलाओं के हित में बड़ी पहल, यह वन स्टॉप सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है विश्व विदेश के कई सारे देशों में। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि वन स्टॉप सेंटर होता क्या है और कैसे यह महिलाओं को सुरक्षित करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ऊंची छलांग की अवसर देती तकनीक, यह भारत की तकनीकी से संबंधित जुड़ा हुआ आर्टिकल है, जहां पर बड़े बड़े जाइंट्स खड़े हो रहे हैं। ये स्टार्टअप हैं भारत के, ये बदलता हुआ भारत है। तो जहां पर भारत अब सिर्फ निर्भर नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर होता प्रतीत हो रहा है। तो इस आर्टिकल पर हम आपको चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। चलिए आज क्या बात लिखी गई है, संयम ही सफलता को संभव बनाता है। संयम का अर्थ है धैर्य, आपके अंदर पेशेंस है। जब आपके अंदर धैर्य होता है तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, परसिवरेंस होता है, और आप चीज़ों को, एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे हिस्से में उस काम को धीरे धीरे पेशेंस के साथ करते हैं। तो धैर्य होता है तो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कार्य के प्रति समर्पण बढ़ता है, और जीवन में कोई भी आप चीज़ों को सफल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कछुआ के आप उदाहरण से समझ सकते हैं, कछुआ संयम होने के कारण ही लंबी रेस की भी यात्रा कर लेता है। ठीक है, आज ऊर्जा में बात की गई है जीवन का दर्द। इसमें कहा गया है कि मानव जीवन दुखों का पहाड़ है। आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन दर्द के निवारण के मार्ग भी हैं। यही बुद्धा भी कहते हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का समाधान है। तो वो 4 आर्य सत्य जो बताते हैं वही है कि आप दुखों से भाग नहीं सकते हैं। इसमें कहा गया कि मनुष्य को 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक बुद्धि का दर्द होता है, क्योंकि बुद्धि का दर्द मतलब जब शरीर में कोई पेन होता है, कोई चोट लग जाती है, तो उस दर्द का एहसास बुद्धि पर होता है। एक मन का दर्द होता है, जहां पर मन दुखी होता है, जहां हमारी 5 इंद्रियां भी क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो कोई जब कटु वचन बोल देता है, जब आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो यह मन का दर्द होता है। और तीसरा दर्द होता है आत्मा का दर्द। जब कोई इंसान ऐसा जघन्य अपराध करता है तो यह आत्मा का दर्द होता है। तो मानव जीवन में 3 प्रकार के दर्द हैं, बुद्धि का दर्द है, मन का दर्द है, और आत्मा का दर्द है। और तीनों ही दर्द आपके शरीर के अंदर होते हैं, और दर्द ही जिंदगी को जीने की दिशा देते हैं। इसलिए हमें तीनों प्रकार के दर्द को सहने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारा जीवन और उन्नत हो। यदि हम इस वास्तविकता को स्वीकार कर आगे बढ़े तो हमारा जीवन अधिक आनंदमय एवं सार्थक होगा। ये नेक्स्ट आइए, विदेश में वन स्टॉप सेंटर। हाल ही में कि भारत सरकार ने 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर खोल रही है, जिसका उद्देश्य महिला विरोधी हिंसा से निपटना है। तो ये 9 देश कौन कौन से हैं? वैसे देश हैं जहां पर भारतीय महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई। ये देख रहे हैं पश्चिम एशिया के देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब, तो सब जगह आपको वन स्टॉप खोले जाएंगे। तो ये वन स्टॉप हैं क्या? ये जस्टिस उषा मेहता एक मेहरा कमीशन आई थी, उसकी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का क्या रखा था, प्रावधान रखा था। और वह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए थी, जिसे मुख्यतः सखी के नाम से जाना जाता है। भारत में आपको पता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा पूरे भारत में 30% से ज्यादा दिखाई देती है, और यह हिंसा शारीरिक भी हो सकती है, यह हिंसा मानसिक भी हो सकती है, और यह हिंसा भावनात्मक भी हो सकती है। और भारत जैसे समाज में, जहां पर हम महिलाओं को देवी भी मानते हैं, और उसके प्रति हिंसा भी भारत में देखी जाती है। यह द्वंद्व है भारतीय समाज का।
तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर जैसे प्रोविजंस 2015 में लाए गए और अभी भारत में 700 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वन स्टॉप सेंटर का अगर सिर्फ अर्थ देखें तो यह एक ऐसी व्यवस्था जहां हिंसा, दुष्कर्म हो गया, लैंगिक हिंसा हो गई, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसे मामलों से पीड़ित कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है। इस केंद्र में महिलाओं को तमाम सुविधाएं एक जगह मुहैया कराई जाएगी। तो यह क्या हो गया, ईज हो गया, आसान हो गया, पहुंच हो गई आसानी से। ठीक है, एक महिला को किसी भी तरह की हिंसा झेलने पर तुरंत उसे कई प्रकार की मदद की जरूरत पड़ सकती है और वो मदद कौन प्रोवाइड करेगा, वन स्टॉप सेंटर। जैसे मेडिकल सहायता चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, कई बार अस्थायी रूप से आपको रहने के लिए जगह चाहिए, मानसिक और भावनात्मक सहयोग चाहिए ताकि जीवन में फिर से हम यात्रा को शामिल कर सके, क्योंकि समाज ने उसके साथ हिंसा की है, अब उसके साथ और अन्याय नहीं हो। यह न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा को भी क्या करता है, पूरा करता है और उसी उद्देश्य के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया था भारत में। अभी भारत में 700 से ज्यादा काम कर रहे हैं और अब विदेश में 9 स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, क्योंकि विदेशों में भी भारतीय महिलाएं काम करती है और उनके साथ भी कार्यस्थल पर उत्पीड़न और हिंसा की खबरें देखी गई है। ऐसा कोई तंत्र नहीं है भारत का वहां पर जो उनको क्या कर सके, सुविधा दिलवा सके, सहायता दे सके। तो अब क्या होगा, इन केंद्रों से सीधे उनको मदद मिलेगी और ये सारे केंद्र खोले जा रहे हैं। यह आर्टिकल है महामारी के दौर में शराबबंदी। तो आपको पता है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों को भारी राजस्व की आवश्यकता और राजस्व बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, क्योंकि जीएसटी के द्वारा केंद्र के पास भी राजस्व का कलेक्शन क्या हुआ, कम हुआ है। तो आवंटन जो है राज्यों को कम हुआ। दूसरी तरफ राज्य की कई सारी जिम्मेदारियां बढ़ी है, कल्याणकारी व्यय बढ़ा है, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा है, तो राज्य पर खर्च का दबाव भी बढ़ा है। तो इस परिस्थिति में शराब की बिक्री राज्यों के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। तो यह सवाल खड़ा करता है कि जो वैसे राज्य जहां पर शराबबंदी लागू है, तो इस महामारी में वे अपने आर्थिक संकट से कैसे निपटे, क्योंकि जिस राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है वो तो क्या करेंगे, शराब पर टैक्स बढ़ाकर आसानी से क्या करेंगे, अपने राजस्व को बढ़ा लेंगे। ऐसा देखा भी गया कि दिल्ली सरकार ने शराब की कीमत पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाया, जिससे भारी राजस्व की प्राप्ति हुई। वहीं आरबीआई की रिपोर्ट भी कहती है कि 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शराब की कीमतों में महज एक साल में 120% की वृद्धि देखी गई है और कई सारी राज्यों ने शराब की बिक्री को सहज बनाने के लिए कई छूटें दे दी, होम डिलीवरी, ऑनलाइन बिक्री जैसे प्रावधान कर दिए और राजस्थान और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने तो इसकी बिक्री के लिए कई रियायतें दी है। तेलंगाना में देखा गया लॉकडाउन में मात्र 4 घंटे में 125 करोड़ रुपए की शराब बिक्री दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में राजस्व का स्रोत शराब जो है वो एक बना। और यह महत्वपूर्ण है कि पेट्रोलियम और शराब उत्पाद अभी जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार के पास राजस्व का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम और शराब उत्पादों पर लगने वाले बिक्री कर और उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। तो पेट्रोल की कीमत भी आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, तो राज्य सरकार भी अपने कड़े को बढ़ा दी है। दूसरी तरफ शराब पे भी कर बढ़ा दिया है, क्योंकि राज्य सरकार अपने आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये 2 टूल्स का प्रयोग करती है। लेकिन तभी मुद्दा खड़ा होता है कि हमको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आर्थिक और हमें संवैधानिक आदर्शों को पालना है कि यह शराब को प्रोत्साहन देना है। और एक रिपोर्ट बताती है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट, कि भारत में 30% से अधिक महिलाओं को घरेलू हिंसा और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा है, और जिसके पीछे अशिक्षा और शराब मुख्य कारक हैं। और लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है और इसका रीजन शराब है। तो राज्य सरकार एक तरफ शराब को प्रोत्साहन देगी और दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति सुरक्षा क्या होगी, समाज में बढ़ेगी। तो इस स्थिति में प्रश्न उठता है कि शराबबंदी जैसे मुद्दे पर सिर्फ आर्थिक पक्ष को देखना कितना जायज है, जबकि इसके सामाजिक निहितार्थ कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब चूंकि और सामाजिक निहितार्थ क्या है, शराबबंदी अगर होगी तो महिलाओं के प्रति हिंसा रुकेगी, शराबबंदी अगर होगी तो लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, शराबबंदी अगर होगी तो घर में बचत बढ़ेगी और वहां पर बच्चों को शिक्षा मिलेगी, और शराबबंदी होगी तो जीवन क्या होगा, खुशहाल होगा, संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशित में आर्टिकल 47 में मादक पेयों और हानिकारक नशीले पदार्थों का प्रतिषेध करने का प्रयास करने को कहा गया है। वर्तमान में गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड में शराबबंदी लागू है। हालांकि पूर्व में हरियाणा, केरल, मणिपुर और तमिलनाडु में भी शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे हटा लिया गया। लेकिन भारत के अभी 4 राज्यों में कहां है शराबबंदी लागू है। उपरोक्त पक्ष इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शराबबंदी को जारी रखने में कई राज्य पूर्व में असमर्थता दिखा चुके हैं, और जिन राज्यों में शराबबंदी लागू भी है और वे राज्य क्या दिखाएंगे, सफल भी हुए हैं कोरोना से लड़ने में। तो ये मुद्दा है कि हम संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करें या आर्थिक प्रगति को देखें, हम सामाजिक सुरक्षा को देखें या आपको शराब को प्रोत्साहन दे। तो यह समाज में सोचने वाला विषय है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है।
दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं जिसको मर्ज करके हम पढ़ेंगे। एक है तलाशना होगा परीक्षा का विकल्प और दूसरा दिया गया है बिना परीक्षा आसान नहीं मूल्यांकन कार्य। यह हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई, उससे रेफरेंस में है, लेकिन यह पूरी शिक्षा व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क करता है। यह आर्टिकल यह आपको जानना चाहिए, यह आज का सबसे मुख्य आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल की शुरुआत होती है कि कोविड महामारी ने देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जीवन की अब तक की स्वीकृत समान व्यवस्थाओं में बहुत सारे बदलाव करने पड़े हैं। तो कोविड एक ऐसा शताब्दी में एक ऐसी आपदा आती है जो सारे समाज के पहलुओं को प्रभावित करती है, और अब हम ये सोच रहे हैं कि सभी चीज को नए तरीके से व्यवस्थित कैसे करें और नई शर्तों के साथ जीवन का अभ्यास करना पड़ रहा है। और अब हमें स्वदेशी, स्वावलंबन, संतोष और संयम जैसे पुराने मूल्यों पर फिर अर्थ को उनका समझना पड़ रहा है और मानव जीवन में फिर से लागू करना पड़ रहा है। तो कोविड का प्रभाव बहुआयामी भी है और कोविड महामारी ने शिक्षा को आपातकाल में डाल दिया है, क्योंकि शिक्षा देने वाले सारे केंद्र क्या हैं, बंद हैं। और साथ साथ केंद्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को भी निरस्त करने का फैसला लिया। हाल ही में 12वीं की परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला लिया और केंद्र के ही आदेश पे राज्य बोर्ड भी यही नीति का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कोविड की तीसरी लहर का अंदेशा बना हुआ है, जिसका असर बच्चों और किशोरों पर अधिक होने के संकेत दिए जा रहे हैं। तो इस सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इस परीक्षा को रद्द किया गया है। अब यह आर्टिकल अपने मुख्य सवाल को खड़ा करता है, परीक्षा, क्योंकि आपको पता है कि छात्र जो है शिक्षा व्यवस्था में जो छात्र हैं वो परीक्षा के माध्यम से क्या करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं और उसी के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है और उनकी योग्यता तय होती है। तो पहले ये आर्टिकल बात करता है कि परीक्षा का इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि योग्यता मापन और सत्य की परख के लिए परीक्षाएं सदियों से होती आई है। राज्य सत्ताओं में भी योग्य अधिकारियों और सेनापतियों आदि के चयन करने के लिए शासन जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति को राजशाही सेवाओं में आ सके और परीक्षा उनका जरिया बनती थी। भारत में अध्ययन काल में भी वेद पुराण आदि के ज्ञान की जांच और व्यवहारिक कौशल और शास्त्रार्थ आदि के जरिए होता था। यह भी एक परीक्षण था। और आपने सुना होगा नालंदा में भी क्या होती थी, जो छात्र होते थे उनकी नियुक्ति होती थी, उनका चयन होता था और परीक्षा प्रणाली थी। तो पहले भी योग्यता मापन और सत्य की परख के लिए परीक्षा ली जाती थी। और इतिहासकार दावा करते हैं कि मेघा की परख करने के लिए परीक्षा के आयोजन का व्यवस्थित सिलसिला 7वीं सदी में चीन से शुरू हुआ। रट्टा लगाकर परीक्षाएं उत्तीर्ण करने का यह तरीका सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह यूरोप में पहुंचा और फिर ब्रिटेन के उपनिवेश बने भारत सरीखे दुनिया के कई देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि की शिक्षा प्रणाली में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो यह आर्टिकल कहना यही चाहता है कि परीक्षा प्रणाली का इतिहास रहा और यह इतिहास बाद में रटंत विद्या प्रणाली पर आ गया, रोट लर्निंग पर आ गया और यहीं से समस्या खड़ी होती है। फिर यह आर्टिकल कहता है कि चीन में एक सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा गाओकाओ आयोजित की जाती है और हर साल इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र हिस्सा लेते हैं। भारत में भी देखते हैं, अगर यूपीएससी है या राज्य की स्टेट पीएससी की परीक्षा होती है, वहाँ पर भी लाखों की संख्या में छात्र बढ़ते हैं। और रेलवे की परीक्षा में 2 करोड़ लोगों ने क्या किया था, फॉर्म भरा था। तो संख्या कितनी ज़्यादा दिखाई देती है, तभी परीक्षा के माध्यम से योग्य लोगों का चयन किया जाता है। अब यह आर्टिकल थोड़ा आगे बढ़ता है और यह कहता है कि परीक्षा में अधिक अंक लाना ही सबका लक्ष्य हो गया है, क्योंकि अधिक अंक के आधार पर ही आपको श्रेणी मिलती है और यह शिक्षा व्यवस्था को अंदर से लगातार खोखली कर रही है। और अभी भी भारत में प्रतिभा योग्यता के मूल्यांकन की अंतिम कसौटी अभी भी परीक्षा है और यह किसकी, अंक की प्रामाणिकता है। तो सवाल खड़ा करते हैं राइटर, अच्छे अंक शानदार नौकरी और अच्छे जीवन की गारंटी नहीं है। ठीक है, ये आप अच्छे अंक ले आएंगे, ये सिद्ध नहीं हो सकता कि आप अच्छा जीवन जी सकेंगे, क्योंकि रट्टा मार करके और कुछ स्किल अपना करके कोई भी छात्र अच्छे अंकों से पास कर सकता है। फिर राइटर सवाल खड़ा करते हैं कि इस व्यवस्था से निकल रहे अधिकांश छात्र छात्राओं को दक्षता, कौशल और योग्यता को लेकर सवाल उठते रहे हैं और बेरोजगार युवा वर्ग की अधिक संख्या स्वयं बहुत कुछ कहती है। तो भारत की वर्तमान स्थिति जहां पर अंकधारी लोग हैं लेकिन उनके अंदर दक्ष, कौशल और योग्यता नहीं है। फिर आर्टिकल यह सवाल करता है कि प्राप्तांक जो ग्रेड आधारित परीक्षा है वो अप्रत्यक्ष रूप से यह बताते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से विद्यार्थी कहां खड़ा है, न कि उनके कौशल की जानकारी देते हैं, क्योंकि अंक पर आधारित परीक्षा प्रणाली या सीमित समय में होती है। तो यहां पर ये विद्यार्थी के कौशल की हमें जानकारी नहीं देते हैं। अंक आधारित परीक्षा प्रणाली जीवन की वास्तविकताओं से टकराने और उनके समाधान के कौशल की कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हम तो अधिक से अधिक अपनी ऊर्जा को अंक लगाने में ही जुड़े हुए हैं।
फिर कहा जाता है कि 3 घंटे की परीक्षा में 5-10 प्रश्नों के उत्तर से कैरियर का बनना बिगड़ना श्रम की जगह भाग्य को ही महत्व देता है। फिर यह आर्टिकल सवाल खड़ा करता है कि अंकों की गला काट इस प्रतिस्पर्धा में किशोरों और युवाओं की आत्महत्या और अवसाद की तमाम घटनाओं के पीछे मौजूद रही है। तो फिर कहते हैं कि इस अंक आधारित परीक्षा प्रणाली में छात्र वास्तविक ज्ञान और दुनियावी समझ से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, और परीक्षा पास करने वाली इस शिक्षा व्यवस्था का जो खामियाजा कई रूपों में दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है कि जिंदगी के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, यह जो छात्र है, डिग्री धारक, उसको पता नहीं रहता है। टीम बनाकर कैसे काम किया जाए, देश का जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाए और अपने गलतियों से सबक लेकर कौशल कैसे सुधारा जाए, तो इस पर उसका ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उसने तो परीक्षा प्रणाली के आधार पर, अंक आधारित पद्धति के आधार पर पास किया है। तो ये जरूरी है जीवन में, हमारी शिक्षा पद्धति आज यह नहीं देती है। फिर राइटर सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ कागज कलम से ली जाने वाली परीक्षा के कायदों पर ही टिकी हुई है। दुनिया में ऐसे कई शिक्षण संस्थान हैं जहां योग्यता की जांच परख जवाबी सवाल जवाब, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से की जाती है, न कि अंक तालिका के आधार पर। गूगल जैसी शीर्ष इंटरनेट कंपनियां भी अपने आप 15% नौकरियां ऐसे लोगों को दी जाती है जो स्नातक नहीं होते हैं लेकिन अपने काम का हुनर जानते हैं। दुनिया में ऐसे कामयाब लोगों की लंबी सूची है जिन्होंने यहां तो कोई ऊंची डिग्री हासिल नहीं की या पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। भारत में भी ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो यह अंक आधारित शिक्षा पद्धति प्रणाली आपके जीवन की सफलता को निर्धारित नहीं कर सकती है। फिर राइटर कहते हैं कि जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करने का जो ख्वाब है, उसमें यह हमेशा जरूरी नहीं है किसी नामी परीक्षा को पास कर लेने या का ज्यादा बड़ा या उल्लेखनीय योगदान ही होता है। कई सारे लोग आईएएस बनते हैं, यह पद है, लेकिन उसके बाद जो आपको करनी है कई सारे लोग नहीं कर पाते हैं और बस आईएएस बन के अपनी जीवन की यात्रा को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो आईएएस नहीं बने, बहुत गांव के सामान्य लोग हैं, लेकिन उन्होंने क्या कि जीवन की पटकथा को बदल दी और वहां पर लाखों लोगों को क्या कर दिया, बेनिफिट करवा दिया, और कई सारे उनको राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार भी मिले हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप अंक धारक हैं, जरूरी है कि आप लायक हैं या नहीं हैं। फिर यह मौलिक सवाल खड़ा करता है कि हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिभा का मूल्यांकन करें कि अंक का करें, और अंक देखने के बजाय योग्यता का आकलन कैसे हो। तो इसके बारे में समाधान की जब बात करते हैं राइटर, तो वो कहते हैं कि हमें अर्थहीन परीक्षा का उचित विकल्प ढूंढना होगा, क्योंकि शिक्षा का व्यापक आशय मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ और स्वायत्त बनाना, और अब वह दूर चला गया है। तो इस परिस्थिति में हमें शैक्षणिक क्रांति की जरूरत है। तो यह शैक्षणिक क्रांति क्या है, अब इसमें सॉल्यूशन में पहला बिंदु ये कहते हैं कि अब शिक्षाविदों को शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाले दूसरे मापकों की तलाश करनी होगी, जो न केवल अंक को नापे, बल्कि विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता, निर्णय की क्षमता और ज्ञान के उपयोग को दर्शाते हो, ताकि हम वास्तविक उसको तरीके से विद्यार्थी को जान सके। फिर राइटर कहते हैं कि हमें एक ऐसा परीक्षा का सार्थक मॉडल विकसित करना होगा जिसमें स्मरण, समझ, विश्लेषण, सृजन और निर्णय आदि को सीखने के व्यापक परिवेश में स्थापित करना जरूरी होगा। तो हमें शिक्षण प्रणाली में यह चीजें स्थापित करनी होगी। हमें कॉलेज और विश्वविद्यालय में दाखिले अंकों की बजाय छात्र की मौलिकता और रचनात्मकता को बनाना होगा, क्योंकि डीयू जैसे जो कॉलेज होते हैं वहां पर 90% से नीचे वालों का एडमिशन ही नहीं होता है। जबकि ऐसे नहीं है कि सारे बच्चे योग्य हैं 90 वाले, ऐसे हैं कि 60 वाले भी योग्य होते हैं, बट वो 10th में कम ले आए, 12th में कम ले आए, उसके आधार पर डीयूज को ना मिले, तो यह उसके साथ अन्याय भी है। इसलिए मौलिकता और रचनात्मकता को हमें ध्यान देना होगा। फिर कहा गया कि एक फुल प्रूफ कसौटियां बनानी होगी कि वार्षिक स्तर पे एक शैक्षणिक माहौल कैसे बनाया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधारा जा सके, और छात्रों को अपनी क्षमता व्यक्त करने का समुचित अवसर देना होगा, जो परीक्षा के भूत से मुक्ति मिलेगी, ताकि वो अंक लेने में ज्यादा उत्साही ना होगा, बल्कि वो अपनी क्षमता को बढ़ाने में उत्साहित होगा। अगर ऐसा होता है तो शैक्षणिक वर्ष के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षा का न सिर्फ हवा खत्म होगा, जिसके कारण लाखों छात्र अवसाद में चले जाते हैं, कई बार लोग छात्र सुसाइड कर लेते हैं, और छात्रों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होती है। वो प्रतिस्पर्धा कोई सकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, वो अंक लाने की प्रतिस्पर्धा होती है। तो अगर ऐसा हवा खत्म हो जाएगा तो पर्चे पर ली जाने वाली और रट्टा मार नैया पार कराने वाली जड़ व्यवस्था जो भारत की शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है का अस्थायी समाधान भी निकल सकेगा। परीक्षा का सार्थक विकल्प शिक्षा को उसकी अनेक बाधाओं से मुक्त करेगा, और भारत को अगर एक शिक्षित समाज बनाना है तो हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा।
तो भारत की शिक्षा व्यवस्था कौन क्या पैदा कर रही है? डिग्री धारक पैदा कर रही है। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी को सुनिए कि अगर एक जंगल में अगर आप देखते हैं कि जंगल में एक बार कई सारे जानवर हैं, जैसे शेर भी है, जैसे घोड़ा भी है, जैसे हाथी भी है, जैसे बंदर भी है, तो कई सारे जानवर हैं और आपस में कंपटीशन लगाते हैं कि एक पेड़ है, एक क्या है? पेड़ है, और इस पेड़ पर जो सबसे पहले चढ़ जाएगा वो सबसे जंगल का राजा माना जाएगा कि वो सबसे योग्य है। तो हाथी प्रयास करेगा, हाथी नहीं चढ़ पाएगा। शेर प्रयास करेगा, शेर भी नहीं चढ़ पाएगा। बंदर आएगा और तेजी से क्या होगा? चढ़ जाएगा। तो इस कंपटीशन में किसको मान लिया जाएगा कि बंदर सबसे योग्य है, और बाकी जो जानवर हैं वो उसी पेड़ पर चढ़ने का लगातार प्रयास करेंगे। एक परिस्थिति ये है, लेकिन जंगलों में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जंगल में प्रकृति का नियम लागू होता है और प्रकृति यह कहती है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करके। यह नियम भारतीय समाज या भारत की शिक्षा व्यवस्था पर लागू होता है, जहां पर यह पेड़ जो है वो अंक हैं। वो क्या है? अंक हैं, और प्रत्येक छात्र इस अंक की सीढ़ियों पर चढ़ने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो लड़ाई सिर्फ यहीं पर हो जाती है, और विविध विविध बुद्धि वाले योग्यता वाले भारत के छात्र क्या हो जाते हैं? सफल होने में रह जाते हैं, और ये अंक की प्रतिस्पर्धा के कारण वो क्या हो जाए? जीवन में असफल हो जाते हैं। भारत में योग्यता की कमी नहीं है, भारत में योग्यता को बताने वाले की कमी है, भारत में द्रोणाचार्य की कमी है, भारत में अर्जुन की कोई कमी नहीं है। भारत में लोग इतनी बड़ी जनसंख्या है, योग्यता भारत में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन हमको यह समझाना होगा, यार योग्यता बतानी होगी कि प्रतिस्पर्धा अंकों में नहीं, प्रतिस्पर्धा अपनी क्षमता को लेकर के होनी चाहिए। आप अपनी क्षमता को बढ़ा लीजिएगा तो आप जीवन में सफल हो जाइएगा। तो यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि भारत की रटंत विद्या शिक्षा पद्धति एक सशक्त समाज का निर्माण नहीं कर सकती है। चर्चा करें। यह सवाल यह भी हो सकता है कि कोविड महामारी ने भारत में शिक्षा नीति पर सोचने का क्या दिया? मौका दिया। यह हमारे लिए अवसर है कि शिक्षा पद्धति में वह हम बदलाव करें, जिससे शिक्षा की दशा और दिशा दोनों क्या हो? सही हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।